देखिए, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ था लोकेंद्र, लेकिन उससे पहले ही रशाकशी तो शुरू हो गई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी, लिस्ट जारी होने लगी थी और माहौल बनने लगा था। लेकिन अब आज तस्वीर भी साफ हो चुकी है। तस्वीर साफ होने के बाद क्या माहौल है, जरा हम बातचीत करेंगे। पहले जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। चैतन्य भट्ट साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ मौजूद। चैतन्य जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और दो पॉलिटिकल मेहमान हैं, सचिन वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अजय गंगवानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और सचिन वर्मा जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं कि देखिए, तैयारियां तो आपकी पहले से ही थी, तमाम कोशिशें आप लोग कर रहे थे। 40 के 40 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर उम्मीदवार भी सामने हैं और आपका जनसंपर्क भी शुरू हो गया। लेकिन भले आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस को अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन इतनी आसानी से वॉकओवर देने वाली कांग्रेस भी नहीं है आपको। देखिए, हम कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम पूरी गंभीरता के साथ में ये चुनाव देख रहे हैं और लोकसभा का चुनाव इस देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। और ये जो चुनाव है, इसको भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो हमेशा गतिशील रहता है, वो अपने तरीके से इसकी रणनीति बना रहा है। और हमारे 29 के 29 हमने प्रत्याशी जो है घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है, उसकी नीतियों के लाभार्थी जो हैं इस देश में, प्रत्यक्ष लाभार्थी जो हैं वो 60 करोड़ से ज्यादा हैं। तो 60 करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी हैं, उनको किसी अलग अलग योजनाओं का लाभ जो है इस देश में प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, किसी व्यक्ति को जो है जो स्वच्छता अभियान का लाभ मिला है और उसके घर में टॉयलेट बनी है, किसी व्यक्ति को सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिला है, कहीं अलग अलग जो नीतियां हैं उसका लाभ मिला है। तो प्रत्यक्ष जो लाभार्थी हैं, वैसे यही लाभ जब विपक्षी पार्टियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो सचिन जी, बड़ी चतुराई से आप लोग कह देते हैं कि फ्रीबीज बांटी जा रही है। हालांकि फ्रीबीज में फिर आपका भी नाम जुड़ने लगता है कि हम देंगे बिजली, हम देंगे मुफ्त जो है राशन। बहरहाल, लेकिन गंगवानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन लोकेंद्र जी, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। तैयारी लोकेंद्र जी, आता हूं आपको। उससे पहले आपके कैंडिडेट कहां हैं? ना मध्य प्रदेश में पूरे हुए, ना अभी छत्तीसगढ़ में पूरे हुए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि पहले प्रत्याशी घोषित करके वो बढ़त में, तो गलतफहमी है। आज कहने के महत्वपूर्ण अंतर यह है लोकेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के लेते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव के लिए गहन मंथन, चिंतन, और उसके बाद जो सही प्रत्याशी उसको उम्मीदवार घोषित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। 19 तारीख को थोड़ा ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको थोड़ा समझाइएगा। क्या एक एक प्रत्याशी के लिए वोट कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से? देखिए लोकेंद्र जी, मेरा निवेदन है, एक दो प्रश्नों को जोड़ लीजिए। जैसे आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा उम्मीद करता हूं आप अगर प्रक्रिया की बात करें, मैं तो उसको जानना चाहता हूं। मैं क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा ना सर आपसे। बिल्कुल लोकेंद्र जी, बिल्कुल स्वागत है उस चीज का। मैं जवाब देने बैठा हूं आपके चैनल पे, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, हमारी जो बैठक होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपनी राय रखता है, उससे चर्चा के बाद होता है। यहाँ मुझे बता दिया, छत्तीसगढ़ की बात करूं लोकेंद्र जी, आपके 9 सांसद जीत के आए, 7 सांसदों के टिकट क्यों काट दिया आपने? अभी मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी गारंटी का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला। अगर प्रत्येक व्यक्ति को मिला, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो 7 सांसदों को टिकट क्यों? चलिए, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। विष्णुदेव साय इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सबका विश्वास, जिसको ध्येय वाक्य मानकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, एक तरफ एनडीए और एक तरफ सर इंडी गठबंधन, सर एक वो भी लगे हुए हैं सर। अब लगे हुए हैं, पिछले चुनाव में भी लगे रहे, पिछले चुनाव में भी लगे रहे। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है। सब कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी सभी पार्टियों से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, और सबका विश्वास आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर मतलब विश्वास टिका हुआ है। आखिरी क्वेश्चन सर, पूर्व मुख्यमंत्री सर लड़ रहे हैं चुनाव सर राजनांदगांव से, और कई दिग्गज कांग्रेस के बड़े नेता सर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का देखा जाए तो सर अधिकतर फ्रेश चेहरे आए सामने सर। देखिए, कांग्रेस में पूरे देश में बिखराव है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इसलिए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और जो विधायक भी हैं उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो विष्णुदेव साय को सुन रहे थे और उन्होंने कई सवाल उठा दिए, यहाँ पर यात्राओं को लेकर भी सवाल उठा दिए। इसी पर अजय जी कुछ बोल रहे थे। अजय जी, विष्णुदेव साय के बयान पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्योंकि आपकी यात्राओं पर भी सवाल उठाए उन्होंने और आप अपनी पुरानी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं 2 से 3 बिंदु में जवाब दे दूं। सबसे पहले अगर यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये विष्णुदेव साय जी का, इनके वरिष्ठ नेताओं का जो घमंड है, अहंकार दिख रहा है। ये वही भारत न्याय यात्रा है जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, कहीं ना कहीं अघोषित जो तानाशाही है उसके खिलाफ जो यात्रा निकल रही है मणिपुर से बंबई तक। आज 6,700 किलोमीटर यात्रा जो 100 लोकसभा सीटों से, 337 विधानसभा सीटों से, 15 राज्यों से और 10 जिलों से होकर गुजर रही है और प्रत्येक राज्य में जो शानदार प्रतिसाद मिला है, इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता आज वहां मौजूद रहे। जो एकता का संदेश दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घबराए हुए हैं। जो आने वाले 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, लोकतंत्र के महाकुंभ की जो तारीख इन्हें घोषित की है, ये निर्णय लेगा कि देश में जो है, जो लोकतंत्र है वो मजदूर के कंधों पे, किसान के कंधों पे, गरीब के कंधों में, कि देश के आनंद के कंधों पे। चलिए देखा जाएगा, ये वक्त बताएगा। मैं तो और भी चीजें पूछता अजय जी। इस बात ठीक को है, देश की जनता जानना चाहती है। बेहतर नहीं, ठीक है, आप अपनी तरफ से रखने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं पूछता भी आपसे कि भाई आप भी, वो भी गारंटी की बात कर रहे हैं, आप भी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास बाद में। चैतन्य सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी ने सारे चेहरे, सारी तस्वीर साफ कर ली थी। क्या एज मिल रहा है उसको? 29 प्रत्याशी जब जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है, तो क्या बीजेपी एक कदम आगे आ गई है या फिर जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन बाद भी आएंगे तो भी फाइट जो है ग्राउंड पर तगड़ी होगी? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और आपने देखा होगा कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव का फैसला आया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस की स्थिति अभी मुझे लगता है कि बहुत ऊहापोह की स्थिति में है कांग्रेस, क्योंकि जो नैरेटिव विधानसभा में चलाया जा रहा था और चल रहा था, और जो आपके मीडिया के साथी भी कह रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो वो बिल्कुल उलट। उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक निराशा का भाव है और उसके कारण जो कार्यकर्ता है या जो नेता है उनमें भी कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव। दूसरी बात, जो लगातार लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस को जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है किसी भी पार्टी के लिए कि उसके बड़े बड़े नेता। नहीं चैतन्य सर, आपने जब इसका जिक्र किया तो मैं इसको जरा सा और समझना चाहूंगा और ज्यादा इलेबोरेशन चाहूंगा। जब छोड़ने वालों की बात आती है तो हम देख रहे हैं महाकौशल में, और खास तौर पर वो जो कमलनाथ के साथी थे, सुरेश पचौरी से लेकर के जो जगत बहादुर सिंह अन्नू और तमाम जो संजय सिंह वगैरह, तमाम जो नेता हैं, पूर्व विधायक से लेकर के पूर्व सांसद तक, कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की क्या खास प्लानिंग है और क्या वाकई इससे कमलनाथ कमजोर हुए हैं? छिंदवाड़ा फतेह का जो बीजेपी का प्लान है वो क्या इससे फलता फूलता दिखाई देगा? देखिए, छिंदवाड़ा की जो सीट है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का बाल, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के वर्चस्व को कम नहीं कर पाई। यही कारण है कि वो तमाम तरह के प्रयास करके और इस तरह की कोशिश कर रही है कि ये जो आखिरी सीट है, जैसा कि अभी सर्वे में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलने वाली है, तो वो सीट छिंदवाड़ा की होगी। उस सीट को भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के तरीके अपना रही है और उसमें निश्चित तौर पे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी अपनी तरफ शामिल किया जा रहा है। कमलनाथ क्योंकि चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। नहीं, लेकिन सर कमलनाथ को कमजोर तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मजबूत प्रत्याशी क्या जो है वो उतार पाए हैं? बंटी साहू क्या उतने प्रबल दावेदार हैं जो नकुलनाथ को टक्कर दे और कमलनाथ का किला ढा पाए? नहीं, अभी तो देखिए बंटी साहू को उन्होंने टिकट दी है, जो वहां के नगर अध्यक्ष हैं। वो विधानसभा में भी कमलनाथ के खिलाफ खड़े हुए थे और 37,000 के आसपास की जो उनकी
हार थी वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां तो कमलनाथ लाखों ये भी वोटों ठीक से है। जीतते रहे। तो कहीं ना कहीं डिटोरिएशन हो रहा है कांग्रेस के वोटों को लेकर। ये बात अलग है कि वहां विधानसभा की 7 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं लोग, उससे कांग्रेस कहीं ना कम दिखा। किसी पे भी पेड़ के अगर पत्ते गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आती है। ये बात सही है कि ये माना जाता है कि पतझड़ के मौसम के बाद कोपलें नई आती हैं और वो बड़े पत्ते बन जाते हैं, लेकिन जब तक वो पत्ते गिर जाते हैं तो वो ठूंठ बन के रह जाता है। तो अभी की स्थिति में कांग्रेस के पास दिक्कत ये है कि उसके हालांकि पास अगर हम कैंडिडेट इसको उस नहीं है, संदर्भ कोई में ले बड़ा तो चेहरा शायद नहीं इन है। लोगों को भी उम्मीद है कि वहां थोड़ा पेड़ छायादार है तो छाया मिलेगी। अब सचिन वर्मा जी, ये जो छिंदवाड़ा की बात हम कर रहे हैं, और जैसा अभी चैतन्य जी ने कहा कि ये शायद एक बड़ी चुनौती इस वक्त आपके सामने है। अगर हम पिछले इलेक्शन को उठाकर देखें, हालांकि बहुत सारी सीटों को लेकर ये दावा किया जा रहा है तमाम रिपोर्ट्स में कि बड़ी टफ फाइट हो सकती है। आपके दो व्यक्ति तो ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए, चाहे बात गणेश सिंह की हो या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते की बात हो। तो क्या केवल छिंदवाड़ा की फाइट है या और सीटों पर भी आपको लग रहा है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा रह सकता है इस बार और पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी? देखिए, मैं भाजपा को एक पॉलिटिकली स्मार्ट पार्टी मानता हूं और भाजपा जो है वो अपने आप को चुनौती देती है। हम लोगों ने अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमने अपना निर्धारित किया है कि पिछली बार जो हमको वोट परसेंटेज था 58%, उस परसेंटेज को हमको 10% बढ़ाना है। तो हमने अपने आप को चुनौती दी है और हमने लक्ष्य लिया है कि हमको 29 की 29 सीटें जीतना है। तो हम कांग्रेस की कमजोरी या एक सीट तक फोकस नहीं है। हमारा फोकस जो है पूरी 29 सीटों पर है। नहीं, उसी लिए पूछा जा रहा है ना कि 29 सीटों पर जब आपका फोकस है तो छिंदवाड़ा जो है आपके लिए गले की हड्डी तो नहीं है। मतलब उसको किस तरीके से फतह करेंगे? और जब बंटी साहू अगर मैदान में है तो क्या वो नकुलनाथ को उतनी टक्कर दे पाएंगे कि वहां से उनको शिकस्त दे पाए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं लोकेन जी कि पूरी मीडिया रिपोर्ट्स और जो एक मीडिया का आकलन जो था विधानसभा में वो भाजपा के विपरीत था। लोग कांग्रेस की बातें कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनने की बातें कर रहे थे। तो वहां पर जो वहां की 7 विधानसभाओं पर किसी प्रत्याशी ने अपना स्वयं का प्रचार नहीं किया। उन्होंने वोट मांगा इस बात पर कि साहब एक वोट साहब को जिता सीएम बनाने के लिए, इस बात के लिए वहां पर वोटिंग हुई। और इस बार जो है वोटिंग इस बात की होगी कि एक वोट साहब को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो जो वोटिंग है होगी वो इस बार जो होगी वो साहब की औकात दिखाने के लिए होगी। नहीं तो आप अगर जरा बता सके उस बात को जो आप औकात का जिक्र कर रहे हैं सचिन साहब, तो जरा बताइए कि क्या है, फिर मतलब उसको और क्लियर भी बता दीजिए कि ताकि जनता समझ सके। देखिए, कांग्रेस की सरकार कहीं बन नहीं रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि सही शब्दावली नहीं होगी इस तरीके की बातें कहना किसी के लिए। आप तो बड़े सुचिता वाली पार्टी है, तो औकात दिखाने की बात कर रहे हैं और उधर लड़ाई हो रही है। बहरहाल ठीक है। आज ही तो इलेक्शन कमीशन ने कहा राजनीतिक भाषा का संयम थोड़ा रखें तो ज्यादा रोका। राजनीतिक कद की बात को बोल रहे हैं। औकात का मतलब क्या होता है सर? कद होता है। तो राजनीतिक कद की बात कर रहे हैं। आप उससे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कमलनाथ जी का राजनीतिक कद जो है, एक बार कमलनाथ जी वो सरकार बना पाए थे मध्य प्रदेश में, दूसरी बार वो सरकार नहीं बना पाए। और आज की स्थिति में जो है उनका राजनीतिक कद ये है कि उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने उनको ये स्पष्ट करना पड़ रहा है। अजय जी देखिए, कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे। खबरें चल जाना ही कि कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे जो कुछ महीने पहले तक मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी से, उनके बारे में खबर आ जाती है कि वो जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए तो उससे पहले नेता गए नहीं, सब मीडिया की कयासबाजी है, ये सबको पता है। वो खबरें कमलनाथ की तरफ से भी उस समय डिनाई नहीं की गई थी। बाद में बेशक उन्होंने आकर ये कह दिया कि मैंने तो कभी कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था तो उन्होंने डिनाई भी नहीं किया था उस चीज को। हालांकि उन चीजों को देखते हुए क्या इससे कांग्रेस के मोराल पर असर है? अभी तक जो आपके प्रत्याशी फाइनल नहीं हो सके हैं, क्या उसमें भी एक वजह यह है कि बहुत सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं? सुरेश पचौरी जैसे जो इतने पुराने आपके साथी रहे वो छोड़कर चले गए। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। जो भाजपा प्रवक्ता की जो भाषा है वो आपत्तिजनक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी के महत्वपूर्ण है कि माननीय मोदी जी की एक बात मुझे याद आ रही है, कांग्रेस मुक्त भारत।
आज वो कांग्रेस को भारत सूत्र भी न कर सके न कर पाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जिप्त हो चुकी है। दो देखिए विरोधाभास की बातें हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं भैया मिशन 370 400 सीट करने का दावा कर रहे हैं, तो आखिर सिर्फ क्यों ईडी आईटी सीबीआई के दम पे कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के जो नेताओं है उसको प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से भाजपा को क्यों कराया जा रहा है, ये बहुत आपत्तिजनक है। दूसरा देखिए मैं सत्य में उदाहरण दे दूं, चिंतामणि महाराज जो हमारे कांग्रेस के नेता थे जिसपे ईडी ने कार्रवाई की, पहले घोटाले में 5 लाख का आरोप लगा, वही चिंतामणि महाराज जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईडी के रिपोर्ट के आधार पर जो है एफआईआर से नाम हटा दिया जाता है। तो बीजेपी के वाशिंगटन में धुल के साफ हो गया। उसके अलावा उनको चिंतामणि महाराज को लेकिन अजय जी आपको नहीं लगता कि ये आरोप बेशक आज आप लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब आपकी सरकार थी, विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेता बीजेपी छोड़कर उस वक्त कांग्रेस में आए थे, कई तो ऐसे थे बीजेपी के जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, वो भी आए, आदिवासी चेहरे के रूप में भी आए। और इससे पहले अभी हरियाणा में आप लोग बड़े ठोक पीट कर कह रहे हैं कि उनके 2-2 सिटिंग सांसद हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये डर से ज्यादा आज की डेट में मौका परस्ती है नेताओं की, और उसमें जो एक हम कहते थे कि विचारधारा की लड़ाई है आज की तारीख में वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से? देखिए लोगों ने दो चीजें स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में जा रहा है तो एक सेपरेट बात है। महत्वपूर्ण ये है कि आप ईडी आईटी सीबीआई के दम दिखा के उनको मजबूर करके प्रेशर पॉलिटिक्स करके अगर प्रवेश करा रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। दूसरा मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, नहीं लेकिन जब ऐसी बातें आती ना अजय जी, तो सवाल ये उठता है कि ज्योतिराज सिंधिया पे क्या प्रेशर था? क्या प्रेशर था? वो गए, आपकी सरकार चली गई, तो वो आपको अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा, ओपन हार्टेड ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, मैं आता हूं अजय जी। चैतन्य सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपने अभी बताया कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें एक सीट जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उसके इंटरनल सर्वेज हैं और वो खास तौर पर बेसिकली विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं जहां जहां पर उसको बढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रही 10 से 12 सीटें आएंगी। तो 10 से 12 सीटें क्या जीतने की कंडीशन में कांग्रेस नजर आ रही है? और क्या अगर ऐसा है भी तो क्या उसको अभी सारे प्रत्याशी उतार नहीं देने चाहिए थे मैदान में? देखिए, ये तो कोई भी पार्टी नहीं कहेगी कि हम हार रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस तरह की बातें, जैसे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कह रही इस बार 400 पार, या भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 370 की बात कर रही है। तो ये तो एक लक्ष्य बड़ा लेके चलना पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो चुनाव मैदान में आ रही है। अगर वो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, तो मुझे लगता है, और वहां कोई हलचल भी ऐसी नहीं है। ठीक है, अभी 17 तारीख को राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म हो जाएगी, 18 को शायद बैठक है, उसमें हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अन्य प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, और अभी तक वहां ऊहापोह की स्थिति है कि किसको प्रत्याशी बना जाए। दूसरा ये भी लगता है कांग्रेस को अभी की स्थिति में ये डर है कि हो सकता है कि हम किसी को व्यक्ति को टिकट दे दें, उसका नाम घोषित करते हैं, वो पता लगा शाम को भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ जाए। क्योंकि इस समय इतनी ज्यादा भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, आया राम गया राम की स्थिति है। और ये निश्चित तौर पे आपने जो बात कही कि जो सत्ता का सुख भोगने की आदत पड़ गई है नेताओं को, ये उसी का प्रतिफल है। विचारधारा हो, शुचिता हो, सिद्धांत हो, ये तमाम जो शब्द हैं ये राजनीति की डिक्शनरी से खत्म हो चुके हैं। किसी जैसे मध्य प्रदेश में जब इस तरह का नैरेटिव चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार के और कांग्रेस की सरकार बनने वाली, तो बहुत से लोग कूद के कांग्रेस में आ रहे थे। अब चूंकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है तो वो सब कूद के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, मौका परस्ती तो सब देखिए बड़ी हावी हो चुकी है। हमने वो दौर भी देखा है जब एक छोटा सा रेल दुर्घटना हो जाती थी तो विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने लगता था और रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन आज ना कोई इस्तीफा मांगता है, ना ऐसी कंडीशंस में इस्तीफे दिए जाते हैं। बिल्कुल वही बात है कि इस तरह की जो मौका परस्ती की स्थितियां बन गई हैं राजनीति में, ये निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। क्योंकि मतदाता जिसको वोट देता है, जिस सिंबल को वोट देता है, और वो सिंबल वो व्यक्ति जब दूसरे सिंबल की तरफ कूद जाता है तो उसके साथ भी धोखाधड़ी होती है। अपनी पार्टी के प्रति तो धोखाधड़ी कर ही रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसके साथ साथ वो मतदाताओं अब तो हमने पिछले इलेक्शन में ये भी देख लिया है सर कि जिसको वोट दिया जा रहा है गारंटी नहीं कि उसी तरह का गठबंधन रहेगा, वही स्वरूप रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे और पॉइंट है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर, उस पर सब चर्चा हम जरूर करेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को पहला चरण, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कब कहां चुनाव होगा, ये जाने तो। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को 1 सीट पर वोटिंग होगी। पहले चरण में बस्तर में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 3 सीट पर वोटिंग होगी। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर और दुर्ग में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,00,000 से अधिक है। प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनावों के बाद से 1,20,092 वोटर्स बढ़े हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का दावा किया गया है। वहीं लोकसभा चुनावों के ऐलान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कहना है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समूचा भारत लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है। बीते 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के ध्येय को फलीभूत करते हुए देश में अभूतपूर्व प्रगति की है। साथ ही सरकार में आते ही हमने केवल 3 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया है। हम प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम केंद्र में फिर से मोदी जी को लाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों में 9 पर कब्जा किया था, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं इस बार बीजेपी की ओर से सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस की ओर से इस बार बेहतर प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ मतदाता किसके लिए भाग्य विधाता साबित होंगे। टीम न्यूज स्टेट। देखिए सऊद, अभी विधानसभा का चुनाव गुजरा और हमें इस बार अवार्ड भी मिला चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने मतदाताओं को जागरूक किया। ऐसे में हमारी कोशिश इस बार भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें, तो उनके लिए तारीख स्पष्ट रूप से बता दें कि भाई उनके लिए वोटिंग का दिन कौन सा है। तो कुछ हमने ग्राफिक्स बनवाए हैं, एक बार उनको जरूर दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए 19 अप्रैल को जो 6 सीट हैं, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहां जितने भी वोटर्स हैं उनको पहले चरण 19 अप्रैल को वोट करना है। इसके बाद दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 26 अप्रैल को है। इसमें 7 सीटों पर मतदान होगा। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की वो सीटें हैं जहां पर मतदान करने के लिए आना होगा। इसके बाद तीसरा चरण जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ के जो वोटर्स हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इन तारीखों को जरूर आप लिखकर भी रख सकते हैं। और देखिए जो चौथा चरण है उसमें भी 8 सीटों पर मतदान होगा। इसमें देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीट है। इन 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सीटें थी। अब जरा छत्तीसगढ़ की सीटों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सीटों की जहां पहले चरण में सिर्फ बस्तर में वोट होगा, बहुत सेंसिटिव इलाका रहता है, तो यहां पर जो सुरक्षा है वो ज्यादा डिप्लॉय होती है। इसके बाद जो और सेंसिटिव इलाके हैं, कांकेर या महासमुंद और राजनांदगांव, यहां फिर 3 सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। और इसके अलावा बाकी की जो सीटें होंगी, 7 सीटें रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा हो गई। उसके अलावा कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग, ये जो 7 सीटें हैं इसमें तीसरे चरण को जो 7 मई की तारीख है उस दिन मतदान होगा। तो ये देखिए आप जो आखिरी चरण है उसमें जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नक्सल के प्रभाव से दूर सीट है वहां पर एक ही बार में वोटिंग हो जाएगी। बस्तर जैसे इलाके में केवल 1 सीट पर वोटिंग रखी गई है, तो अभी भी ये चीजें दिखाती हैं कि सेंसिटिविटी तो यहाँ की है। और इसी पर एक रिएक्शन भी मैं जल्दी से ले लेता हूँ अजय जी से ही कि अजय जी, अभी भी बस्तर जैसे इलाकों में स्पेसिफिक एक दिन वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का मुद्दा रहा वो वोटिंग को देखते हुए भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जहां पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक ही चरण में वोटिंग हो गई थी, यहां 2-2 चरण में हुई, अब लोकसभा में 3-3 चरण में वोटिंग हो रही है, तो वो सेंसिटिविटी खत्म नहीं कर पाई कोई भी पार्टी।
क्योंकि लोकेश जी पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, तब भी 3 चरणों में चुनाव हुआ था। अभी स्थितियां काफी बेहतर है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे लोकेश जी, 80% नक्सली घटनाओं में 58% नक्सली शहादत में कमी आई थी। कांग्रेस के प्रयासों का नतीजा था कि 5 साल में स्थितियां काफी बेहतर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक सुरक्षा की दृष्टि को फॉलो किया है। लेकिन अब नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ काफी हद तक मुक्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण जो चर्चा पे आ जाऊं, आज मोदी गारंटी की बात हो रही है। क्या 15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? ना बुलेट ट्रेन चली, ना पार्टी लाइन इकोनॉमी बनी, ना स्मार्ट सिटी बन पाई। तो मोदी गारंटी के नाम पर देश की जनता को जो ठगने का प्रयास लगातार 10 साल से मोदी सरकार कर रही है। ठीक है अजय जी, मान लीजिए आप अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं कर सकते, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे हम ये गारंटी ले लें कि जनता कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा लेगी? क्योंकि देखिए, मोदी की गारंटी के वर्सेस आप कांग्रेस की गारंटियां रख रहे हैं। गारंटी वर्सेस गारंटी की जो ये लड़ाई है, किस पर भरोसा जताएगी? क्योंकि बीजेपी कह रही कि क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है। आप कैसे समझाएंगे जनता को कि ये गारंटियां जो है वो असल में गारंटी है? लोकेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, 3 चीजें स्पष्ट कर दूं। अभी तक 2014 या 2019 मोदी सरकार जो है कभी बढ़ती महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, उस पर चर्चा करने से भाग नहीं है। आज वो स्पष्ट है उनका जो लड़ने का जो मुद्दा है, आज भी राम मंदिर, कश्मीर का 370, हिंदुत्व, धर्म, गाय और गोबर। लेकिन देखिए, 10 साल तक आप मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, वहां तक ठीक है लोकेश जी। लेकिन इस बार का जो आम चुनाव होने वाला है, वो बढ़ती महंगाई पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, रुपए के हालांकि गाय गोबर का जिक्र किया, वो आपकी सरकार के दौरान भी बड़े प्रमुखता से आप उस चीज को उठाते थे। लोकेश जी, बहुत अच्छा, लोकेश जी 10 सेकंड दीजिए, बहुत अच्छी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल दिया। कुल 1260 कंपनियों ने 12,769 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिसमें 6,060 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आज ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे वसूली करके, ब्लैकमेलिंग करके बड़ी-बड़ी कंपनियों को, वही बात है ना कि एक उंगली जब सामने उठाओ तो 3 उंगली अपनी तरफ भी उठती है अजय जी। वही बात होती है ना, क्योंकि 1400 करोड़ तो आपको भी मिले, 6,000 उनको मिले तो 1400 तो आपको भी मिले। उनको ज्यादा मिल गया इसलिए दिक्कत है, या फिर आपको 1400 क्यों दिया गया? 6,000 आपको मिल जाता तो आप नहीं बोलते। मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा आंकड़ा आप दे रहे हो तो मैं दे देता हूँ आपको। भाजपा को मिले 6,060 करोड़ रुपए। एक बहुत अच्छी चीज कह दूं, 23 सितंबर 2019 को माननीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा कि भैया फ्यूचर गेमिंग एंड जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ये फर्जी कंपनी है, जीएसटी की चोरी कर रही है। ये 23 सितंबर 2019 का पत्र। ठीक है, मैं इस पर एक चैतन्य जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। चैतन्य जी, एक तरफ कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाना चाहती है, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में हम देख कर गए कि कई योजनाएं जो सरकार चला रही है, अग्निवीर जैसी योजना, उनको बंद करने की बात हो, या फिर आरक्षण दोबारा से देने की बात कर रही हो, और या फिर पुरानी जो गारंटीज रही, चाहे वो जैसा अभी सारी बातें उन्होंने कही कि बुलेट ट्रेन हो गया या 22 तक का, या फिर जो बीजेपी 370, 3 तलाक, राम मंदिर, ऐसे मुद्दे क्या आपको इस वक्त हावी लग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता राम मंदिर के मुद्दे की वजह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, इसी तर्क को देते हुए कि वो जन भावना को समझ नहीं पाई कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, रोजगार का हो, महंगा पेट्रोल डीजल की वो हो, ये तमाम मुद्दे निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और इससे जनता परेशान भी है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये बड़ा आस्था वाला देश है, आस्थावान देश है। यहाँ भगवान राम के प्रति जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया था, ये एक मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत जो सोच है वो ये है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी ऐतिहासिक भूल, और ये एक बहाना मिल गया है उन नेताओं नहीं, लेकिन सर कांग्रेस के लिए तो ये गले की हड्डी थी ना, इस ओर खाई तो इस ओर कुआं वाली हाल थी। चले जाते तो क्या कहते? नहीं, देखिए, चले जाते भाई, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको निमंत्रण दिया नहीं था, निमंत्रण तो आपको ट्रस्ट ने दिया था, आप चले जाते। जब आप देख रहे हैं कि पूरा देश राममय है, आप देखिए कि 1 महीने के भीतर अगर 1 अरब से ज्यादा वहां चंदा आ जाता है और 80 लाख लोग दर्शन कर लेते, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। आप धारा के खिलाफ खड़े हो जाओगे
तो कैसे तो ये पास 10 साल से सर ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात बार बार कही जा रही है और बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ दो गलतियां होती हैं। एक तो सेल्फ गोल कई बार वो कर लेती है और वो बार बार भी अपनी गलतियों से भी सीख नहीं पा रही। ये बात बहुत से विश्लेषण आप जैसे विश्लेषक करते हैं, लेकिन मैं आऊंगा सर आपके पास। सचिन जी जरा मेरे साथ मौजूद है, अजय जी भी जुड़े हुए। लेकिन सचिन जी, आप अजय जी को सुन रहे होंगे, उन्होंने गारंटी की बात की, तो गारंटी की बात तो वो कह रहे हैं कि आपकी गारंटी पूरी नहीं करते आप। मतलब पिछली बार के जो वादे तो 14 के वादे थे वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी किसानों की आय की बात हो गई या बुलेट ट्रेन की बात हो गई या महंगाई की बात हो गई, तो वो कह रहे हैं कि आपकी गारंटी नहीं बल्कि हमारी जो गारंटी हम दे रहे हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। अजय जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने नारी सम्मान योजना चालू करने का वादा किया था। ये 10 गारंटी इन्होंने ली थी वहां पर। उस 10 गारंटी में से एक भी गारंटी इन्होंने पूरी की है? 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, नारी सम्मान योजना चालू करने के लिए बोला था, और ये गारंटी देने के लिए आई थी प्रियंका गांधी जी। और ऐसे ही लोग अब हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये बता दें हमारा सचिन जी प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्नों से मत भागिए। दे रहा हूं, क्या आपके खाते में मैं प्रश्न पन्ना का जवाब लगाओगे? ही दे रहा हूं। क्या अजय 2 जी, करोड़ शांत रोजगार रहिए। मिले? क्या अजय जी, किसानों की आय दुगनी हो गई? आपकी आज किसान सड़कों पे है। सचिन जी बता दीजिए, MSP की गारंटी बात की थी आपने, आप एक्सपोज हो रहे हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी आपने। 100 दिन में महंगाई कम हो गई। विकास का क्या मॉडल बुलेट ट्रेन चालू हो गई? क्या पार्टी ने इकोनॉमी बन गई? ये देश की जनता को ठगने का प्रयास न करें सचिन विकास का जी। मॉडल इस देश को बनाया है? कौन सा राज्य इनका विकास का मॉडल है? ये जब कर्नाटक क्या में आते स्थिति हैं है देश तो पे? रेड आप 4 गुना कर देते हैं। मंदिरों से क्या पैसा ये विकास उठाने के लिए मॉडल है? बिल लेके आते मुझे हैं। बता दीजिए, ये हिंदू सार्वजनिक उपक्रमों को मंदिरों से बेचने का पैसे विकास मॉडल उठाएंगे है। और उसके भुखमरी बाद इंडेक्स में में पाकिस्तान, अल्पसंख्यक बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे। संस्थानों को वो क्या आपका पैसा विकास देंगे। मॉडल है ये जो है एंटी कन्वर्जन लॉ जो बने हुए होते हैं उसको वहां से कर्नाटक से लेकिन सचिन सत्ता में वर्मा जी, आने के एक बाद में हटा सवाल तो देते उठता है हैं। विपक्ष ये की तरफ से, वो ये है कि आप गोल को शिफ्ट कर देते हैं। आपने कहा 2022 तक हम किसानों की आय को डबल कर देंगे, उसको लेकर फिर डेटा सामने नहीं आया, डबल हुई नहीं हुई। आपने 100 लोकेश जी, स्मार्ट लागत सिटी दुगनी में कर दी। एक मिनट अजय जी बिल्कुल प्लीज, हुई है, अजय जी, एक मिनट। बिल्कुल हुई है। 100 देखिए, स्मार्ट सिटी की बात आज हुई थी, मध्य प्रदेश उसको आपने में गोल जो 2047 कृषि- तक अब एक अलग भारत का मैं आपको गोल दे मैं दिया। जवाब दे दूं? तो ये गोल शिफ्ट हो जवाब दे जाते दूं? हैं क्या आपके? मैं बहुत जवाब अच्छा दे दूं? प्रश्न लोकेश जी, बहुत शानदार प्रश्न देखिए, आपका। आज मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर जो है वो 18% की है, और पूरे देश में जिस तरह से खाद्यान्न भरे हुए हैं, आज 80,000 नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर, अगर आपका वो जो 2022 वाला गोल पूरा हो जाता तो आज शायद जो वो है सबसे फ्री ऊपर दिख रहा खाद्यान्न होता। देने की जो स्कीम जो है लोकेश वो जी, किस किसान आधार पे सड़कों चालू पे की है। है? आज उनके किसान आंदोलन को जो रोलने है, का प्रयास देखिए करते हैं। किसान आंदोलन के पीछे रोडों में कौन किए लोग कराना, हैं गड्ढे ये खोदना, एक्सपोज हो चुके मारपीट हो करना, आप। अजय लाठीचार्ज जी करना, आप एक्सपोज ये हो देश चुके के हो। अंदर नहीं, होता लेकिन है सचिन जी, ये सचिन जी, आपका सचिन जी, मूल चरित्र ठीक है, है। ठीक है अजय जी, अजय जी, अजय जी, थोड़ा शांति। और उसके सचिन जी, करता आप ही सचिन हो। जी, अजय जी, देखिए एक एक करके ना बड़े बड़े जो है विनम्रता से सवाल हम रख रहे हैं, उस पे जवाब चाह रहे हैं और टू दी पॉइंट की बात, क्योंकि देखिए अजय जी बात असल में अजय क्या हो जी, गई ना मुझे सचिन जी, मेरे सचिन जी, टर्न पे अजय सचिन जी जी, बोल रहे हैं, मैं बात नहीं ये बोल हो रहा। गई है, मैं समझ गया आपकी बात, इसीलिए मैंने रोका अजय जी को। सचिन जी, बात ये हो गई गारंटी वर्सेस गारंटी आ गई ये बात, क्योंकि आप लोग जैसे देखिए परिवार पर आप पर आरोप लगा, जैसे ही परिवार को लेकर के कोई कुरेदा गया वैसे ही पूरा कैंपेन आपने मोदी का परिवार का चला दिया। उसी तरीके से जब आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी गारंटी लेकर के आ गई है। फिर वो गारंटी की ही तो बात पूछ रही है कि महंगाई 100 दिन में कम हो गई कि नहीं, 22 तक किसानों की आय दुगनी हो गई कि नहीं, स्मार्ट सिटी बन गई कि नहीं, उसके अलावा बुलेट ट्रेन चल गई कि नहीं। पूरे देश में आपने बोल दिया था कि हर एक गांव में भी बिजली आ गई है, लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं फिर से सरकार बोलती है हम वहां पर बिजली पहुंचा रहे हैं, वहां पर अब हम जब सारे देश में बिजली आ गई थी तो फिर छत्तीसगढ़ में उन गांवों में बिजली अब क्यों आ रही है? ये तमाम बातें तो हैं जो जनता कहीं ना कहीं परखेगी। देखिए बहुत अच्छा point प्रश्न to point लोकेश जी मुझे आपका। जवाब देने दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपने चाहूंगा, और प्रश्न अजय किया जी है, जवाब आप ले प्रश्न- लेने दीजिएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल प्रश्न जी, का बिल्कुल। जवाब लीजिए आप, ठीक है। जहां तक बुलेट ट्रेन का सवाल है, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और महाराष्ट्र में कुछ विरोधी दलों की सरकार बनने के बाद में उन्होंने उस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाया। उस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाने के कारण प्रोजेक्ट जो है वो डिले हुआ। आज जो है भाजपा नहीं, लेकिन समर्थित सरकार 2014 वहां में पर सचिन जी ये काबिज नहीं है। बोला गया था कि अगर विपक्ष की सरकारें कहीं रही और स्टेट में कोई दूसरी सरकार रही तो हम नहीं बना पाएंगे। देखिए ये तो ठोस टर्म्स एंड कंडीशन में वास्तविकता है। स्टार लगा अगर करके था, हम लोग लोग समझ नहीं यदि पाए। ठोस अगर जवाब उस नहीं आ रहा प्रोजेक्ट इनकी तरफ की से, लैंड सैंक्शन नहीं प्रश्नों से होगी भाग तो रहे हैं। प्रोजेक्ट तो हवा में तो ठोस बनेगा जवाब नहीं। दीजिए, चैनल पे बैठे हैं,
नहीं अजय जी शांत ज्यादा रहिए। उत्साहित आप भी मत होइए ना चर्चा अजय का जी। स्तर गिराने का देखिए प्रयास ना करें बात अजय जी। ये है कि आप हर एक जो है चीज आनी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस excited ना हो। स्वामीनाथन का जिक्र आज दूसरी कर बात- रहे हैं अजय जी, हाँ, ये आज की ये जी, रिपोर्ट तो है जी। नहीं। ये कांग्रेस जी। क्या उस समय कर गई थी किसानों के लिए। सवाल तो सर आज आपसे भी बुलेट है, में- आज अगर सड़कों मुझे पर देंगे तो किसान मैं है जवाब तो दे क्या देता हूं ये उसका। एमएसपी कांग्रेस नहीं दे सकती थी अपने राज में? जिस गारंटी की आज आप दावा कर रहे हैं उस समय आप इसके फेवर में क्यों नहीं थे? देखिए ये मनरेगा के विरोध में थे। कौन आज मनरेगा जो है अजय जी से कोरोना के सवाल। समय सबसे बड़ी योजना में शामिल हुई। अब ये अजय मोदी जी को जी ही क्या बोल कहते लेने हैं? दीजिए। अगर चर्चा का स्तर यही रहेगा तो फिर अजय जी ही बोलें। नहीं अजय जी से तो हम सवाल अजय जी पूछ से रहे ही हैं तो सर। काउंटर किया। अजय जी भी बहुत उत्साहित ना हो, अजय जी पर भी तो इतने सवाल हैं और उसका जवाब उनको भी देना होगा। अरे पहले सचिन जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ तो मैं चाह रहा था आपको मेरा अजय जी निवेदन प्लीज है। आप कम से कम जवाब देने दीजिए। जी 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 सचिन आप थोड़ा सा रिपीट कर हाँ दीजिए। बिल्कुल आप मुझसे बिल्कुल क्या पूछना चाह रहे हैं? वही वो गारंटी वर्सेस गारंटी की बात हो रही है। पुरानी जो गारंटियां थी उनकी बात हो रही है, जो आपने कह दिया था कि बुलेट ट्रेन इस वजह से नहीं आ पाई। पूरा हाँ कंप्लीट तो बुलेट ट्रेन का एक रीजनेबल आंसर मैंने दिया कि अगर वो लैंड सैंक्शन नहीं हुई, लैंड का जो है अगर पोजीशन जो है बुलेट ट्रेन कॉरपोरेशन को नहीं मिला तो उसके कारण जो है वो प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अच्छा स्मार्ट और सिटी में अब भी इसी जो तरह है- की कुछ परेशानी आ गई और 2022 तक किसानों की आय में भी ऐसा ही कुछ। देखिए किसानों की आय जो है वो बढ़ाने का सतत प्रयास चल रहा है और जो है जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से किसान कल्याण का कार्य चल रहा है वो पूरे देश में कहीं और नहीं चल रहा है। तो किसानों की जो आय है उसकी बढ़ोतरी हो रही है और किसान जो है पहले से काफी अच्छी अवस्था में है और जो है प्रगति की तरफ लेकिन सर जो अग्रसर अब है। एमएसपी को लेकर के वो किसान सड़क पर आ जाते हैं, उनको कीरे लगा करके बैरिकेड लगा देखिए, करके उन पर आंसू गैस के गोले ड्रोन से उनको जो है चोट पहुंचाई देखिए, जाती है, तो फिर ये बात उल्टी हो जाती है। किसान देखिए, इतने ही MSP खुश जो है है- तो फिर वो सड़क पर क्यों है? देखिए मध्य बहुत अच्छा प्रदेश प्रश्न में ही हो गया हमने आपका। गेहूं और चावल का जो है एमएसपी जो है वो निर्धारित किया है कि हम जो है 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे और 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। तो ये हमने जो है वादा किया हुआ है और हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरे देश में ठीक। जिस तरह से किसानों के कल्याण की जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं और स्कीम्स बनाई ठीक है, जाती चलिए। है एक उसको सचिन, जो है एक- विपक्ष के ठीक लोग है, आपका जो भाव है, समझ में आ गया कि तोड़-मरोड़ कर मतलब उनके ऐसा सामने नहीं है, काम हो भले रहा है वो इनका। गारंटी अभी पूरी तरह से मुकम्मल ना दिख रही हो पेपर में, लेकिन उस पर काम जरूर चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। लेकिन अजय जी एक सवाल चैतन्य जी ने उठाया कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो आप लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ गया। आप लोग वहां जा सकते थे, आप नहीं गए। उसके बाद अब जब वहां पर पूरी दुनिया दर्शन करने के लिए पहुंच रही है, तब भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्यों दूरी बनाई हुई है? और आपके पार्टी के कई नेता ये पार्टी छोड़कर इसीलिए चले गए कि राम की कांग्रेस नहीं हो सकी कम से कम। देखिए 3 बातों में स्पष्ट कर दूं आपको। सबसे महत्वपूर्ण है राम मंदिर का जो आयोजन किया गया पूरी तरह से राजनीतिक था। आज सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से धार्मिक धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए। नहीं मान लिया अधूरे अजय जी मंदिर की अजय जी प्रतिष्ठा एक छोटा सा काउंटर सवाल है। मान लीजिए आप ये समझते हैं, लेकिन जन भावना क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? एक दिया जलाने की बात कही गई, मुझे लगता नहीं है कि देश का कोई छोटे से बच्चे से बच्चा भी होगा दिवाली जो मनी इसमें है। शामिल नहीं हुआ। देश ने पूरी दिवाली मनाई, पब्लिक सेंटिमेंट नजर तो आ रहा होगा आपको भी। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है लोकेन जी। हमारे लिए प्रभु श्री राम धर्म और आस्था का प्रतीक है, ये राजनीति का प्रतीक नहीं है हमारे लिए। राजेश अरे जी, तो ये कौन कह रहा था कि आप जाकर के वहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अजय जी कौन कह रहा था कि जाइए वोट राम मांगिए? मनगमन पथ की क्यों बात करते हैं? फिर आप मेरा क्यों कौशल्या स्पष्ट है। माता के मंदिर की बात करते हैं सर? नहीं होना देखिए, चाहिए दो था फिर चीजें उसका स्पष्ट प्रचार है। नहीं होना चाहिए था फिर। देखिए 2 चीजें ये हैं। जहां मैं सूट स्पष्ट कर करे देता हूं। वहां ठीक है, जहां सूट ना करे नहीं वहां नहीं लोकेन जी हाँ। मुझे 1 मिनट दीजिए ना, 1 मिनट मेरा निवेदन। और प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके। नहीं, ये हो मैं गया सारे सर। प्रश्नों का हाँ। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और देखिए ठीक है, मैं स्पष्ट इसमें कर एक रहा चीज हूं। और पूछ लेता हूं। आप नहीं तो पूछ गए, लीजिए। उसके जी, बाद जी। जा सकते थे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के देखिए- लोग गए वहां पर। और नहीं उसमें साथ में हम- लोकेंद्र ये भी है ना अजय जी की भाई आपको कौन कह रहा था प्राण प्रतिष्ठा से जाइए और वहां मंच से खड़े होकर के वोट मांगिए? आप जाते सांकेतिक देखिए- शामिल हो जाते, चले आते। कौन कह रहा था कि वो दोनों के राजनीतिक प्रश्न हो गए हो सर, तो आयोजन मैं जवाब जी देता जी हूं। बिल्कुल दोनों दीजिए, भाइयों के प्रश्न हो गए तो मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल देखिए, दीजिए हम- जवाब। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रभु श्री राम के प्रति हमारी आस्था जो श्रद्धा है वो परम पे है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार निर्णय लेगी कि हम कब जाएंगे मंदिर के लिए? हमारी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम
गई थी आयोजन के 2 दिन के बाद, देखा था हमने। उससे मिली, दर्शन करके आई। 2 चीजें देखिए, आज ये बता दीजिए जय श्री राम का नारा इनको लोकसभा चुनाव के समय क्यों याद आता है? जब ये चंदा मुद्दा खत्म हो गया मुझे लगता है सर। तब क्या होता है अजय जी, तो अब तो वो देखिए, खत्म हो चुका है मुद्दा। देखिए आज विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगा ना, आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा हुई ना कि 14 करोड़ का चंदा खा गए, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच देते हैं। अरे तो सर, आप श्री राम पे भ्रष्टाचार राजनीति करना, को अलग करेंगे, वोटों की आस्था भूमिका को अलग का करेंगे, प्रयास। आप उस सेंटिमेंट को समझ रहे हैं या आपको देखिए, लगता है कि दो- सब गलत है इस देश के अंदर? सेंटिमेंट देखिए, पर तो बहुत बात मैं करेंगे, आप भावनाओं पर या आस्था पर तो बात कर सकते हैं ना। आपके आसपास भी देखिए, दिवाली मैं- मनी होगी क्या? आप, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके ही कांग्रेस के नेता जी। ये कहते हैं कि हमसे जवाब देते नहीं बनता इस पर, जब हम पब्लिक के बीच जाते हैं। देखिए, मैं इस पर जवाब दूंगा आपको। आज इनके केंद्रीय मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में राम सेतु के अस्तित्व को नकारा। इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं? सचिन जी पूछ लीजिए चैनल पे। आज रथ यात्रा के नाम चलिए, पे ठीक है। 5,000 से ज्यादा लोग की ठीक हत्या होती है, उसकी है, ठीक जिम्मेदारी है, ठीक लेंगे है, क्या? ठीक है। चैतन्य देखिए, सर, देखिए, मैं आ रहा हूं। अजय जी रोक रहा हूं क्योंकि समय की भी आखिरी के 10 बाउंडेशन होती सेकंड, है। आखिरी के 10 सेकंड, अच्छा। लोग 10 सेकंड दीजिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा करना चाहता देखिए, हूं। इसलिए देखिए, एक बहुत- हम जब स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं और हमें स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है तो फिर हमारी मजबूरी है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। क्या अब सचिन हम जी ने अब दिया हम आप स्मार्ट दोनों सिटी के का जवाब? चीजों क्या को सुनेंगे तो स्वामी सर फिर रिपोर्ट का हमें ऐसा दिया? लगता है कि उसका कोई क्या मतलब बुलेटिन नहीं। का जवाब दिया? नहीं, देखिए, सवाल मैं बहुत जरूरी बात आप कर रहा हूं। सवाल का लोकेश जी, काउंटर सवाल करने लगते हैं, आप अपना उस पर लोकेश व्यू जी, नहीं बहुत दे अच्छी पाते। चीज कह दूं। नहीं नहीं, लोकेश ठीक जी, है। एक अच्छा जवाब दे दूं। हाँ। एक जरूरी बात कह देता हूं। एक 10 सेकंड लूंगा आखिरी, जो आपके दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है कांग्रेस पे कि भी हमारी पार्टी में परिवारवाद है। अब इनकी लिस्ट देख लीजिए, दूसरी लिस्ट। प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, BS येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को टिकट, वेद प्रकाश गोयल के वो ठीक है, वो ठीक बात है। वो वॉशिंग मशीन की बात आप लोग करते हैं, चिंतामणि महाराज को मिल गया, इससे पहले क्या हाल था? लोगों को टिकट आप दे रहे हैं। वो ठीक है, वो ठीक तो है। परिवारवाद बॉन्ड से में भी लोग ऐसी बातें बहुत सी आ रही है जो करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं कि भाई फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, वो सब बात की बात है। वो आप कोर्ट में लोगों भी है का मामला। जो है राइट है कि आप अपना जनता के बीच जाइए इस बात पर। बाबू- लेकिन चैतन्य सर, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत देर से ये विषय जो है चर्चा सुन रहे थे और बीच बीच में मन मुस्कुरा भी रहे थे। क्या आपको यह लग रहा है कि टू द पॉइंट जवाब नहीं है लोगों के पास, प्रवक्ताओं के पास, या फिर यह लग रहा है कि सिर्फ गोल शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, या फिर वाकई काम हो रहा है ग्राउंड पर और वो बता रहे हैं? ये देखिए, प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करे और वो दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का सबसे बड़ा जो अजय जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी राम के प्रति आस्था है, ठीक है। आपने शंकराचार्य का उदाहरण दिया कि भाई उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको सामने वाली पार्टी से चुनाव लड़ना है। अगर सामने वाली पार्टी तलवार लेके खड़ी हुई है और आप सुई से अगर उसका मुकाबला करोगे तो कैसे मुकाबला कर पाओगे? जब बहुसंख्यक देश है, 80% जहां हिंदू हैं और भगवान राम के प्रति उनकी जबरदस्त आस्था है, तो ऐसे में इसीलिए अगर मैंने आपने पूछा कि निमंत्रण को public अस्वीकार sentiment कर को देख दिया, लेते थोड़ा समय तो कम है, मुझे इसलिए लगता सर है कि बाबूलाल ये जी क्योंकि sentiment लास्ट में खत्म- जुड़े हैं, चैतन्य जी एक पॉइंट उनसे ले लेते हैं जल्दी से। बाबूलाल जी, अब मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा क्योंकि समय 1 ही मिनट हमारे पास बचा है। राम मंदिर, 370, इस तरह के मुद्दे या कांग्रेस जिन बातों का जिक्र कर रही है, क्या इस लोकसभा चुनाव में आपको हावी दिखाई दे रहा है? इश्यूज क्या रह सकते हैं? देखिए, हावी तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राम मंदिर की भावनात्मक बातें हैं जो जुड़ी हुई है लोगों से। दूसरा, एक बात अमित शाह ने कही है एक इंटरव्यू में कि अखंड भारत की कल्पना, उस पर उन्होंने इशारा किया है। तो एक राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास उसके अंदर में हुआ है, मैंने इसको सुना है। और जो है देखिए, आज के दिन जो है इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसमें विपक्ष कितना सक्षम होकर के काम करता है, काम कर पाएगा, ये उसके ऊपर में डिपेंड है। और सुचिता का जहां तक प्रश्न है, समय कम है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। सुचिता का जहां तक प्रश्न है, दोनों पार्टियां हो या कोई भी पार्टी हो, आज राजनीति में सुचिता का कोई प्रश्न बचा नहीं है। इस तरह प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज था, उसी तरह आजकल राजनीति में भी हर कुछ जायज है। साम दाम दंड भेद किसी भी हाल से, चाहे धर्म को हालांकि ये अच्छे उदाहरण तो नहीं है सर, किसी भी क्योंकि तरीके- आने वाली पीढ़ी भी आ रही है और जब वो आएगी तो कहीं ना कहीं एक मोरल की जो राजनीति होती है, जो हमने देखा था कि सिर्फ विचारधारा के लिए ही कुछ भी कर लिया जाता था, पद और जो भी पावर होती थी उसको भी त्याग दिया जाता था, वो अभी तो नहीं दिख रही। लेकिन क्या वापस इसकी कोई वापसी होगी, ये देखने वाली ये बात होगी। चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 2029 में शायद सिनेरियो बदल जाए और देश में एक चुनाव जैसी चीजें भी देखने को मिले। उस लिहाज से चुनाव शायद लास्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है।